तो मैं यही सोच रही थी कि क्या किसी नई या चमत्कारी दवा को मंजूरी मिलने का जो असली फैसला होता है वो किसी हाईटेक लेबोरेटरी में होता है। या नहीं। हाँ, मतलब सफेद कोट पहने वैज्ञानिकों के बीच। तो सच कहूं तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं बताता हूँ, ये सबसे बड़ा फैसला दरअसल रेगुलेटरी रिव्यू टेबल पर लिया जाता है। फाइलों और डेटा के बीच। आज के इस डीप डाइव में हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर के रेगुलेटरी राइटिंग न्यूज़लेटर को खंगाल रहे हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कच्चे क्लिनिकल डेटा को असल रेगुलेटरी फैसलों में बदला जाता है। और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लगी कि किसी भी नई दवा का 100% परफेक्ट या पूरी तरह से जोखिम मुक्त होना। हाँ, जरूरी ही नहीं है। देखिए, फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि दवा के फायदे उसके नुकसानों से साफ तौर पर ज्यादा हों। इसे हम बेनिफिट रिस्क असेसमेंट कहते हैं। क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि सुरक्षित दवा का मतलब है जीरो साइड इफेक्ट। बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन एवरब्लिंक हेल्थ केयर का ये न्यूज़लेटर एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। हर असरदार इलाज के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा ही होता है। तो मतलब रेगुलेटर्स का सवाल ये नहीं होता कि क्या इस दवा में जोखिम है, उनका असली सवाल कुछ और ही होता है। वही तो, उनका सवाल होता है कि क्या मिलने वाले फायदों को देखते हुए ये जोखिम उठाना समझदारी है। डेटा को हमेशा एक संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट में रखकर परखा जाता है। संदर्भ से तो डेटा को देखने का नजरिया ही पूरी तरह पलट जाता है। एकदम सही। जैसे अगर हम मान लें कि किसी सामान्य सी सर्दी खांसी की बीमारी में कोई नई दवा मरीजों में 20% सुधार लाती है, तो शायद कोई इसे बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल, एक मामूली सी बात लगेगी। और उसी 20% को अगर हम किसी ऐसी जानलेवा बीमारी के संदर्भ में देखें जिसका दुनिया में कोई और इलाज मौजूद ही नहीं है, तो वही 20% का सुधार रातों रात एक मेडिकल चमत्कार बन जाता है। कमाल की बात है। रेगुलेटर सिर्फ एक्सेल शीट के आंकड़े नहीं देखते, वे ये देखते हैं कि वो डेटा किस बीमारी और किन मानवीय हालात के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो कुछ शेयर बाजार में निवेश करने जैसा हो गया। अगर आपके पास सुरक्षित विकल्प हैं तो कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। सही कहा, लेकिन अगर हालात ऐसे हैं जहां सब कुछ दांव पर है, तो ज्यादा रिस्क लेने की तैयारी हो जाती है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि रेगुलेटर्स का काम सिर्फ कैलकुलेटर लेके साइड इफेक्ट्स गिनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो आंकड़ों और इंसानी हालात के बीच ये बैलेंस बनाते कैसे हैं? इसे हम सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं कह सकते, बल्कि ये इंसानी हालात को गहराई से समझने का भी मामला है। गणित या डेटा हमें एक ठोस आधार जरूर देता है, जैसे कितने लोगों को फायदा हुआ, हाँ, या कितने साइड इफेक्ट्स दिखे, लेकिन इसके साथ क्लिनिकल जजमेंट बहुत जरूरी है। बीमारी कितनी गंभीर है, या क्या मरीज के पास पहले से कोई बेहतर विकल्प मौजूद है, और सबसे अहम कि मरीज की जोखिम सहने की क्षमता कितनी है। बिल्कुल। एक जानलेवा कैंसर जैसी बीमारी के लिए ऐसी दवा को भी मंजूरी मिल सकती है जिसके साइड इफेक्ट्स काफी गंभीर हों। वहीं सिरदर्द या एलर्जी की दवा के मामले में जरा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि जो फार्मा कंपनियां इन दवाओं को मंजूरी के लिए भेजती हैं, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी। मेरा मानना है कि उन्हें पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ता है, क्योंकि हकीकत में कोई भी क्लिनिकल डेटा एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रायल में शामिल लोगों की संख्या बहुत कम हो, या फिर लंबे समय का डेटा उनके पास न हो। अगर कंपनी इन कमियों को छिपाने की कोशिश करती है ना, तो रेगुलेटर्स का भरोसा तुरंत टूट जाता है। हाँ वो तो है। मान लीजिए कंपनी किसी दुर्लभ बीमारी की दवा ला रही है और मरीजों की कमी के कारण उनका सैंपल साइज छोटा है। हाँ, तो एक मजबूत एप्लीकेशन वो होगी जहां इन कमियों को खुले तौर पर बताया जाए और ये भी समझाया जाए कि उन कमियों का आगे क्या असर हो सकता है। एकदम सही। एवरब्लिंक हेल्थ केयर इस बात पर भी जोर देता है कि दवा को मंजूरी मिलने के बाद भी रेगुलेटर्स का काम खत्म नहीं होता। अच्छा, मंजूरी के बाद भी? मतलब लेबल पर दी जाने वाली सख्त चेतावनियां और दवाओं की लगातार निगरानी चलती रहती है, जिसे फार्माकोविजिलेंस कहा जाता है। यानी दवा के बाजार में आने और आम लोगों तक पहुंचने के बाद भी उस पे पैनी नजर रखना कि कहीं कोई नया या अजीब साइड इफेक्ट तो सामने नहीं आ रहा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ होता है कि रेगुलेटरी राइटिंग सिर्फ डेटा को आकर्षक तरीके से पेश करने का काम नहीं है। नहीं, ये वो जगह है जहां चिकित्सा विज्ञान, समाज की नीतियां और इंसानी जरूरतें एक साथ मिलती हैं। हर मंजूरी की फाइल के पीछे असल में ऐसे मरीज होते हैं जो किसी सुरक्षित और असरदार विकल्प का, तो ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों से जुड़ा फैसला है। और इसी से एक ऐसा सवाल मेरे जहन में आता है जो हमारे आज के स्रोत में तो नहीं है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। कैसा सवाल है?
चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की जोखिम सहने की क्षमता जैसे बेहद गहरे और मानवीय पहलू शामिल हैं, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा वक्त आएगा जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई बिना किसी इंसानी भावना के? हाँ, सिर्फ डेटा के आधार पर ये तय कर पाएगी कि किसी समाज के लिए किसी नई दवा का जोखिम उठाना सही है या नहीं? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। और इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यही संपन्न होता है।